नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से करा रहे हैं जिन्हें ग्रेजुएशन तक पता नहीं था कि यूपीएससी होता क्या होता है, आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है। लोग जब वो बोलते थे लोगों को कि मैं टॉप करूंगा, तो लोग कॉलेज में उनकी हंसी उड़ाया करते थे। ट्यूशन पढ़ाए, दूसरे के खेतों में काम भी किया। आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी, उसके बाद भी यूपीएससी की तैयारी किया उन्होंने। ऐसा नहीं कि केवल यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, बिहार पीएससी में भी सेलेक्ट हुए, टॉपर रहे। 3 बार जब शुरू में यूपीएससी दिए तो आप विश्वास नहीं करेंगे, प्री तक नहीं निकाल पाए। लेकिन कहते हैं जब आप मेहनत करते हैं और आपको ये डेडिकेशन के साथ अगर आप तय करके रखते हैं कि मुझे उस गोल को अचीव करना है, तो सारी कायनात आपको वहां तक पहुंचाने का प्रयास करती है। 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी मेरे साथ इस वक्त हैं। सदन कुमार साहब, बहुत स्वागत करता हूं सर। नमस्कार। धन्यवाद सर। मुंगेर जिला है, मिलिक जोड़ारी गांव। मैं शायद स्पेल करते करते अगर मैं गलत बोला तो माफी चाहता हूं। मिलिक जोड़ारी गांव, जहां आपका जन्म हुआ था सर, थोड़ा सा गांव के बारे में बताइए। बिल्कुल ही एक बीहड़ गांव है जो मुंगेर जिला के एक आखिरी छोर में आता है। तो उस गांव की ये है कि वहाँ पे सड़कें नहीं हुआ करती थी और स्कूल के नाम पे एक 5वीं क्लास तक केवल स्कूल हुआ करता था, जिसमें हम लोगों ने पूरी पढ़ाई हुई। और वहाँ सड़कें नहीं होती थी बल्कि कच्ची सड़कें होती थी, जहाँ से हम बरसात के दिनों में आप किसी साइकिल के साधन से भी नहीं जा सकते थे, कीचड़ में जाकर के जाना पड़ता था। तो उस गांव, बहुत छोटा सा गांव है और वहाँ के पूरे लोग केवल खेती बाड़ी पे ही उपार्जित रहते थे। और मेरे पिताजी भी एक छोटे से किसान रहे। तो उस गांव के बारे में तो यही है सर। एक पिता पुत्र के लिए पिता से बड़ा साथ कोई नहीं होता सर, लेकिन उस बेटे के साथ और पिता का साथ जब बेटे के लिए 4 साल की उम्र में ही खत्म हो जाता है, तो शायद अंदाज भी नहीं लगाया जाता जीवन कैसे आगे चलता है। कमाने वाला वो शख्स इस दुनिया में नहीं। याद आता है आज भी वो गांव। मेरे अलावा और 4 भाई और 1 बहन। 1984 में मेरे पिताजी का अकस्मात अकाल मृत्यु हो गई और वो भी एक बीमारी की वजह से हो गई। और उस समय ये स्थिति थी कि हमारे घर में खाने को भी नहीं था और जो कट्ठा में बिहार में जो खेती होती है, मात्र 12 कट्ठा खेत पड़ोस के द्वारा और भी खेती जो थी उसको हड़प लिया गया और उतने ही मात्र अपने पास खेती बचा। और मेरी माँ ने हमारे बाकी सभी भाई और बहन को पाला। और चूंकि पिताजी की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय बहन की शादी हो गई थी, जो दीदी 2nd नंबर पे थे, और ये सारी जिम्मेदारी अब घर की बड़े भाई और माँ के ऊपर आ गए। और माँ और बड़े भाई ने यही कसम खाया और शायद वो लाइन उन्होंने हम लोगों को सुनाया कि पिताजी आखिरी जो बोले थे कि मैं तुमको जितना पढ़ा दिया हूं उतना बाकी चारों भाई को तुम पढ़ा देना, ये कसम दे दो। और उस टाइम वो बड़े भाई साहब केवल 10वीं या 10th पास हुए थे। तो उन्होंने उनके हाथ में, पिताजी के हाथ में अपना हाथ दे करके बोला ठीक है वो करूँगा। और उसी टाइम उनका जो है अंतिम सांस लिया। और जब इनके बाद जब उनसे उभरे तो उन्होंने जो है कसम खाया, हम लोगों को बोला कि मैं केवल 10वीं क्लास तक आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैंने ये अपने पिताजी को वचन दिया है और माँ को भी वचन दिया है। तो उन्होंने बखूबी निभाया। और उसके बाद हम लोगों को माँ और बड़े भाई साहब ने प्रेरित किया और उसी की वजह से जो भी खेतों में काम करना, दूसरे के खेतों में काम करना, आर्थिक स्थिति ये थी कि सुबह का अगर खाते थे तो शाम का सोचना पड़ता था। तो फिर चूंकि ज्ञान को कभी भी कम में नहीं आंका जा सकता है, बड़े भाई साहब फिर अपनी पढ़ाई किए, इंग्लिश से ऑनर्स किया उन्होंने। और इंग्लिश उन्होंने फिर ट्यूशन पढ़ाने के लिए हम लोगों को मोटिवेट किया। और फिर वो खुद ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए और खाली समय में जो भी खेती बाड़ी के काम होते थे वो करते थे। और सभी भाइयों ने मिलकर के पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाई पे पूरी तरह से ध्यान दिया। तो वो सचमुच एक जब पिता का साया छीन जाता है तो ये स्थिति बनती है। 6वीं 7वीं आपने मकवा गांव में, 8वीं से 10वीं शांति नगर में, 11th में 8 सब्जेक्ट सर।
आर्ट सब्जेक्ट लेने का कुछ खास कारण सर? मेरी प्राथमिक जो पढ़ाई हुई 1ली से 5वीं तक गांव के स्कूल में हुई, जहाँ पे कुछ नहीं था वो बोरा लेकर के जाते थे, उसी पे बैठते थे। उसमें भी कभी गुरुजी आते थे, नहीं आते थे। फिर जब 5वीं पास हो गए तो 5वीं तक ही गांव में थे। उसके पास में लगभग 1.5 किलोमीटर पे एक मध्य विद्यालय होता था, तो उस मकवा गांव में जाकर के 6ठी और 7वीं तक की पढ़ाई होती थी। तो वहाँ मैंने फिर 6ठी 7वीं की पढ़ाई किया। फिर वहाँ से 3 किलोमीटर के दूर पे शांति नगर स्कूल, जहाँ से मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास किया 8वीं 9वीं और 10वीं, क्योंकि वहीं से आपका दिख जाता है। वहाँ पर मैं टॉपर रहा था। और पढ़ाई में, चूंकि पढ़ाई के प्रति हमेशा से ये रहा, कुछ भी करो पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है, और जी जान लगा करके पढ़ते थे। तो उसके बाद जब 10th हो गया, 10th के बाद हम, चूंकि आप सही बोल रहे हैं कि पीसीएम की तरफ मेरा भी मन किया, क्योंकि हमारा सारा सब्जेक्ट अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक चीजें आपको पीछे खींचती है। और केवल ये जो पूछा, हमने बात किया तो कहता है आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते। हम लोग ये सोचे कि ठीक है, किसी तरह कोई और नौकरी मिल जाएगी। हम लोग उस चीज में सोच भी नहीं पा रहे थे वहां तक। तो आर्ट्स सब्जेक्ट में चूंकि पैसा नहीं लगता, इस वजह से, और पैसे थे भी नहीं, वास्तविकता तो यही है कि पैसे थे भी नहीं, तो हम आर्ट्स में एडमिशन ले लिए। और उसमें भी सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, तर्कशास्त्र इसको रखा। और जब हमारा +2 हो गया, इंटरमीडिएट जो वहाँ पे बोलते हैं, तो इंटरमीडिएट में ऐसे ही होता था कि कॉलेज में, जब कॉलेज में होती थी वहाँ पे, मुरार का कॉलेज सुल्तानगंज में गया, तो बातों बातों में होती थी कि ये लड़का टॉप करेगा वो। तो एक दिन मुझे ऐसे ही आ गया कि देखो भाई, कुछ भी हो जाए टॉप तो मैं ही करूँगा। तो मजाक उड़ाया सबने। और सच में जब रिजल्ट आया तो लगभग 350 थे हम लोग स्टूडेंट्स, उसमें अकेला फर्स्ट क्लास में ही पास हुआ था। केवल 11 बच्चे ही पास हुए थे उस साल, क्योंकि नकल बंद हो गई थी, जिसकी वजह से सारे बच्चे फेल हो गए और डर से कोई रिजल्ट ही देखने नहीं जा रहे थे। तो जब मैं उस रिजल्ट को देखने गया तो मेरा जो रोल नंबर था, तो ये भी एक कहानी है कि जब मैं जैसे पहुंचा तो मैंने बोला कि मेरा मार्कशीट दे दीजिए। तो चूंकि बिल्कुल ही मेरा निम्न स्तर का एक रहन सहन, हवाई चप्पल पहन के जाना और वैसे, तो वहाँ भगा दिया गया मुझे क्लर्क के द्वारा कि तुम फेल हो गया होगा, भागो। फिर मैंने रोल नंबर जब बताया, कहता तुमको बहुत दिन से खोज रहे थे, तुम आ क्यों नहीं रहा था। फिर मुझे प्रिंसिपल से मिला कि यही लड़का अकेला जो है स्कूल में, कॉलेज में जो है फर्स्ट डिवीजन पास किया है। तो ये कॉलेज तक की कॉलेज में हुआ। फिर हमने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में चूंकि वहाँ फिर जो है हम किसी और सब्जेक्ट को पढ़ते। मैं वही सवाल पे आ रहा था सर, संस्कृत बहुत कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, एक आम विद्यार्थी की दृष्टि से, एक छात्र की दृष्टि से मानो, लेकिन संस्कृत में आपने बीए किया सर, और एमए भी संस्कृत से ही आपने किया। संस्कृत ही क्यों? संस्कृत चूंकि जब इंटर में लिए थे तो मेरे बड़े भाई साहब जो हैं कैलाश बिहारी भैया हैं, तो उन्होंने संस्कृत ले रखा था पहले। और इसी दौरान क्या हुआ कि मैं नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, चाहे सिपाही की नौकरी हो जाए, एयरफोर्स की हो जाए। तो उसके लिए उसी दौरान मेरा एयरफोर्स में एयरमैन के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो उसका मैं जब एग्जाम दे के आया तो लगा कि ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। तो उसमें लगा कि चूंकि मेरा रुचि भी था और बड़े भैया जो है इसमें मदद भी कर रहे थे, तो मैंने संस्कृत से ऑनर्स ले लिया। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था, उधर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने संस्कृत में फिर आगे बढ़ लिया और ग्रेजुएशन भी उसी से किया। और न केवल ग्रेजुएशन बल्कि मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। फिर एमए भी जब किया तो एमए में भी मैं यूनिवर्सिटी टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट संस्कृत से रहा। भागलपुर में से आपने एमए किया सर, और फिर दिल्ली आप निकल गए बीएड के लिए सर। बिहार का वो बच्चा जिसके जेब में बमुश्किल 8 से 10 हजार रुपए होंगे, अरमान बहुत बड़े थे, दिल्ली में जाकर बहुत कुछ करना है। बीएड वहां से आपने किया, चाहते तो बीएड के बाद अच्छी अच्छी नौकरियां, कम से कम टीचरशिप की नौकरी तो मिल ही सकती थी बहुत बेहतर तरीके से, और शायद मिली भी थी आपको। जब मैं सुल्तानगंज गांव छोड़ करके आया था जब इंटर करने के लिए, तो उसी दौरान हम सुल्तानगंज में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए थे।
और ट्यूशन से मैं उस वहाँ का बहुत चर्चित टीचर के रूप में गिना जाता हूँ और आज भी मुझे वहाँ जानते हैं लोग। लगभग हर साल 500 से 600 स्टूडेंट्स को पढ़ाता और काफ़ी अच्छे फी भी मिल जाते थे। लेकिन एक चीज़ था कि चूंकि मैंने उस गरीबी को देखा था, जिस बच्चे को फी नहीं होता था उनको भी पढ़ाया, उनसे परिवार में भी कुछ जो ज़रूरतें होती थी, मेरा छोटा भाई उसी समय BBSC पढ़ रहा था, उनके लिए भी कोई और सपोर्ट नहीं था, तो उनको भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी पढ़ाने की। तो वो नागपुर में BBSC कर रहा था, तो उनको भी पैसे भेजते थे और कुछ जो पैसे बचते थे उसको मैं बैंक में बचा के रखता था आगे के लिए। तो MA जब हो गया तो उसी दौरान बड़े भाई साहब जो बिहारी भैया हैं वो दिल्ली चले गए थे, वो भी B.Ed करने के लिए गए थे और वो UPSC की तैयारी वहाँ कर रहे थे। तो उन्होंने MA होने के बाद फिर मुझे बुला लिया, बोला कितना पैसा बचा है, उन्होंने पूछा मुझे, तो मैं बोला 10-11 हज़ार है, तो बोला लेकर के आ जाओ, 6 महीने के लिए हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे। तो ये सफ़र रहा दिल्ली तक। JRF भी आपको नेट UGC से भी आपको काम करने का मौका मिल सकता था, आपको मिला भी। 2007 में बिहार में शिक्षक की नौकरी भी आपको मिली, दिल्ली में भी शिक्षक की नौकरी मिली आपको। मेरा सवाल वही था सर कि अचानक UPSC की तरफ मोल्ड होने का क्या कारण? कोई ऐसी घटना जीवन में आई कि अचानक सब कुछ बदल गया, नहीं यार अब तो IAS और IPS ही करना है, UPSC ही देना है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि जब ग्रेजुएशन लास्ट ईयर था तो हम 2-3 दोस्त गए थे भागलपुर कुछ किताब खरीदने के लिए। तो किताब खरीद के जब लौट रहे थे तो वहाँ पे घंटाघर चौक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोग पैदल आ रहे थे रेलवे स्टेशन की तरफ तो उधर से पुलिस आई और इसके बाद पूरा रास्ता जो है हटो 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 खाली करवा दिया। रिक्शा उक्सा वाले सब भाग गए, हम लोग भी भागे, तो उसमें हम लोग कीचड़ में भी गिर गए। तो बोले इतना रास्ता कौन खाली करवा दिया, कौन जा रहे थे? तो बोला कलेक्टर साहब और SP साहब जा रहे थे। बोले तो बहुत बड़ा आदमी होता है। तो वहीं से जाकर के बोले होता कैसे है, तो ये कुछ पता नहीं था। फिर जाकर के जब ग्रेजुएशन हो गया तब जाकर के बड़े भाई से पूछा, बड़े भैया से, उस टाइम वो MA कर रहे थे तो MA हो चुका था, तो उनसे पूछा तो अब उन्होंने बताया कि जो है ये UPSC होता है उसके माध्यम से होता है। तो वो फिर जब वो तैयारी करने गए थे तो फिर उन्होंने पूरा सिलेबस के बारे में मुझे बताया। तो इस दौरान क्या हुआ कि जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली जाने के बाद आर्थिक स्थिति तो वही थी, फिर हमने वहाँ भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, UPSC वालों को बड़े भैया और दोनों मिल करके पढ़ाना शुरू किए। फिर जाकर के B.Ed किया। इसी दौरान चूंकि अस्थायित्व तो जरूरी होता है, क्योंकि हम सीधा अगर UPSC में करते तो हमारे पास कोई बैकअप नहीं था, किसी भी तरह का ना परिवार का सपोर्ट था ना और कुछ था, तो इसलिए B.Ed किया। और बड़े भाई साहब ने एक बोला कि आप B.Ed कर लीजिए, B.Ed करने के बाद टीचर की नौकरी हो जाएगी। तो उसी दौरान बिहार में काफ़ी वैकेंसी निकली थी, तो वहाँ जो है सर्टिफिकेट के बेस पे, मार्क्स के बेस पे वो नौकरी दी जा रही थी। तो भर दिया था, तो पूरे मुंगेर जिला में जो मेरा पैतृक गांव है वहाँ का मैं टॉपर रहा। कलेक्टर साहब के हाथों बांटा गया था वो लेटर, फिर मैंने ज्वाइन किया। लेकिन चूंकि इस दौरान 2007 में मेरा B.Ed वगैरह हो गया था और UPSC की तरफ तब तक हम पूरी तरह से मुड़ चुके थे और एक लक्ष्य बना दिए थे कि अब यहाँ से हमको जाना नहीं है, ये करना है। तो 4 दिन मैंने बिहार में नौकरी किया और साथ में चौथे दिन त्याग पत्र दे करके, चूंकि पहली नौकरी को सबने बोला था ठुकराना नहीं चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो वो लेकर फिर त्याग पत्र दे करके मैं वापस आया। और फिर दिल्ली गवर्नमेंट से टीचर की निकली थी वैकेंसी TGT की, तो उसको मैंने दिया और वहाँ पे मात्र 6 सीट की वैकेंसी थी। अब कॉन्फिडेंस आ गया था और तैयारी अच्छी हो गई थी, तो उसका भी मैं टॉपर रहा था दिल्ली गवर्नमेंट में और वहाँ दिल्ली गवर्नमेंट को भी ज्वाइन किया। उसी दौरान मेरा JRF में भी हो गया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो UGC नेट के थ्रू होती है। तो उसमें लेक्चरर का भी ऑप्शन रहा, क्योंकि लेक्चरर में अगर जाता तो फिर मैं अपने लक्ष्य से फिर भटकता। और जो हमारा मेंटोर जो के रूप में जो बड़े भाई साहब, बड़े भैया, उनको उसको गुरु ज़्यादा मानते हैं, तो उन्होंने बोला अब एक ही लक्ष्य है कि अब UPSC करना है। क्योंकि उन्होंने भी तैयारी किया था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो कहता है ना अपने बच्चों में देखता है, तो उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह देखा और कहा कि बस
आपको गुरु दक्षिणा देना है तो यही दीजिए। तो सर गुरु गुड़ रहेगा और चेला शक्कर हो गया मतलब? ये तो होता ही है और ऐसा ही हुआ। और गुरु को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब उसका शिष्य जब हो जाता है। तो बिहार लोक सेवा आयोग में भी आपको अच्छी नौकरी मिली थी सर, वो भी आपने नहीं ज्वाइन करी, क्या उसी समय यूपीएससी का रिजल्ट भी आ गया था? जी, वो 2007 की वैकेंसी थी, 48वीं से 52वीं का बीपीएससी था। तो उसमें जो है हमने चूंकि 2009 में वहाँ का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। 2007 में प्रीलिम्स दिया, 8 में मेंस दिया, 9 में फिर इंटरव्यू हुआ, 10 में रिजल्ट आया। तो इस तरह से वहाँ बिहार का मैं टॉपर रहा था और वहाँ डिप्टी कलेक्टर के रूप में मेरी ज्वाइनिंग एसडीएम अररिया के रूप में हुई थी, जिसे उसके पहले मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन उसी दौरान हो गया, तो मैं इधर ज्वाइन कर गया था। 2006, 2007, 2008, 2009 चार बार आपने यूपीएससी दी। 3 बार शुरू की जो यूपीएससी दी आपने, प्री तक नहीं निकाल पाए आप। धक्का नहीं लगा यार कि मैं प्री नहीं निकाल पा रहा हूं तो मेंस और फिर इंटरव्यू तक कैसे जाऊंगा? 3 बार लगातार एग्जाम, तीनों बार रिजेक्शन। बिल्कुल, जब फेल होता है तो बहुत जोर का झटका लगता है। लेकिन पहला अटेम्प्ट चूंकि जो दिया था 2005 में दिल्ली आया था, तो बीएड के दौरान वो मैं दे दिया था एग्जाम, तो उसमें बस देख लेते हैं टाइप का हुआ। 2007 में थोड़ी तैयारी करके दिया तो उसमें निगेटिव कुछ ज़्यादा हो गया। फिर 2008 में सेम गलती को मैंने रिपीट किया और निगेटिव कुछ ज़्यादा ही सवाल कर दिए। ज़्यादा अटेम्प्ट, लालच बहुत खराब होता है निगेटिव में, तो मैंने लालच कर दिया। लालच करने के चक्कर में जो है हमारा ज़्यादा निगेटिव हो गया, जिसकी वजह से मेरा 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ। लेकिन जब तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा, थोड़ा 2-4 दिन तो बहुत टूटा। लेकिन फिर हमारे मेंटोर ने बोला किसी भी एग्जाम को एक ही बार में क्वालिफाई होता है, याद रखिए इस बात को कि आप एक ही बार में आपको प्रीलिम्स भी पास करना है, मेंस भी करना है और इंटरव्यू भी करना है। इसलिए ऐसा मान के चलिए कि इस बार जो अटेम्प्ट लीजिए आप पूरी तरह से उसको सबको निकाल लेना है। तो उन्होंने मेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे फोकस करने को कहा। और मेंस में जो मेरा सब्जेक्ट रहा था वो, चूंकि प्रीलिम्स में मैं थोड़ा गाइडेंस भटकाव स्थिति आई थी, तो मैंने हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को प्रीलिम्स में रख लिया था। फिर मेंस में सब्जेक्ट, हाँ, जिसमें मुझे कुछ नहीं आती थी, पूरा याद करना, रटना, समझना। तो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री रखा था प्रीलिम्स में। उस समय 2010 के एग्जाम, 9 के एग्जाम में प्रीलिम्स में अलग होते थे, मेंस में 2 सब्जेक्ट होते थे। तो प्रीलिम्स में मैंने इंडियन हिस्ट्री और मेंस में संस्कृत और फिलॉसफी को रखा था। तो संस्कृत मेरा अपना सब्जेक्ट था जिसमें मैं पढ़ाता भी था, और फिलॉसफी में हमारा इंटरेस्ट था, उसको भी मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ था। और स्कोरिंग था और सिलेबस कम थे, इसकी वजह से मैंने उसको रखा था। फाइनली 2010 बैच के आप आईपीएस अधिकारी बने सर। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जिस भाषा पे, जिस सब्जेक्ट पे हमें कमांड रहती है, कई भीड़ के साथ चले जाते हैं। उनको लगता है इस बार अगर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में सिलेक्शन लगातार हो रहा है, उसी को ले लो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपकी जिस पे कमांड हो उसको, वो सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा वैसे ही सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए जिस पे आपका कमांड हो, आपकी रुचि का। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता है। आप जब जिसमें आपका रुचि होता है उसको पढ़ने में भी मजा आता है, और अपनी एक जो हिंदी में बोलते हैं मौलिक लेखन, वो मौलिक लेखन क्षमता आपकी खुद उतरती है। और उत्तर पुस्तिका पे जब आती है तो उसी के आधार पे आपको नंबर भी मिलते हैं जो एग्जामिनी होते हैं, जो एग्जाम मतलब कॉपी चेक करते हैं। तो इसलिए रुचि के ही विषय का चयन करना चाहिए। फाइनली जब सिलेक्शन हुआ सर, बड़े भाई को क्या लगा जब उनको आपने बताया होगा या उन्होंने आपका रिजल्ट देखा हो? पहला एक्सप्रेशन क्या था भाई का सर? इसके पहले, यूपीएससी के रिजल्ट के पहले बीपीएससी का रिजल्ट हो चुका था, तो उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये रिजल्ट, बिहार का रिजल्ट जो है 12 बजे रात के बाद आता है। अच्छा। और हम लोग सो गए थे, तो मुझे लगभग 4 बजे एक फ़ोन आता है, जो अपना स्टूडेंट ही हुआ करता था, कि सर आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं बीपीएससी में। तो
बोला नहीं पता मुझे। तो बोला टीवी में आपका नाम आ रहा है, आप टॉप कर गए हैं, रोल नंबर चेक करिए। तो फिर भैया जल्दी जग गए थे, तो भाभी थी, तो मैंने देखा टीवी खोल करके, तो सच में ईटीवी बिहार में आ रहा था। तो वो पहला जो बीपीएससी का रिजल्ट था, वो खुशी में भाभी की और खुशी, बड़े भाई साहब भी बोले बस, बोले अब यूपीएससी का, चूंकि मेंस का रिजल्ट आ चुका था उस टाइम, तो मेंस का जब रिजल्ट जिस दिन आना था, उस समय मैं नौकरी कर रहा था, टीजीटी था, तो उस दिन मैं स्कूल गया ही नहीं था, सो रहा था। तभी जो है बड़े भाई साहब फिर फ़ोन किए, भैया फ़ोन किए कि आज मुझे चाहिए जो वो चीज़ तुमने दे दिया, मुझे जीवन की खुशी मुझे मिल गई, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। तो इतना होते कि वो मिठाई लेके आए, और फिर वो जो एक पिता अपने पुत्र को फीलिंग देते हैं, गुरु अपने शिष्य को फीलिंग देते हैं, वही उन्होंने फीलिंग अपने लिए लिया, और वो खुशी से जो है आंसू निकाले, और पूरे परिवार को फिर उन्होंने ही शेयर किया। पहले माँ को बताया, तो माँ जो है उस समय शिलोंग में हुआ करती थी, मेरा छोटा भाई साइंटिस्ट है, डॉक्टर साइंटिस्ट है, उसी के साथ थी। बोला हाँ तुम बन गया, बड़ा आदमी बन गया। बोले नहीं माँ, बस एक मौका मिला है, हम बोले थे ना तुमको बनिए जाओगे। तो ये था 2010 में फाइनली आप सेलेक्ट हुए, 2010 बैच है आपका। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, किस तरह से तैयारी करना चाहिए और किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए? यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, वो उसके लिए हम यही कहेंगे कि सबसे पहला काम उसको सिलेबस याद कर लेना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि मुझे पढ़ना क्या है। सिलेबस अगर याद हो गया कि हमको पढ़ना क्या क्या है, तो उसके 10 से 15% तैयारी हो गई। उसके बाद पूरी तरह स्पेसिफिक है कि यूपीएससी यही सिलेबस है और उसी के अंदर से आएगा, तो उसी टॉपिक पे होना चाहिए। भटकाव की स्थिति बहुत ज्यादा होती है, मार्केट में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, और बहुत सारे ज्ञानी लोग के चक्कर में ज्ञान लेते लेते खुद ही जो है अज्ञानी बन जाते हैं। इसलिए सिलेबस पे केंद्रित रहे, और जिनको भी वो मानते हैं, जिस भी गुरु जी को, उनके साथ एक या जिस किसी को भी उसी के कथनानुसार कर्म अगर करे और उसी पे केंद्रित रहे, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दूसरा कि चूंकि ये तीन, एक प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। प्रीलिम्स चूंकि फैक्चुअल होता है और कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है, और मेंस लिखने का होता है। हाँ, जो कमियां मैंने देखा है कि खासकर हिंदी मीडियम या कोई भी मीडियम है, वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो आंसर राइटिंग पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम समय मिलता है आपको सोचने का, लिखने का। और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ लिया है, तो वहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, और कम शब्दों में अच्छी बातों को आप लिख सकेंगे। इसलिए लिखने पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए और उसी पे केंद्रित रहना चाहिए, और सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। मैंने सुना है जहां जहां जाते हैं वहां बच्चों को पढ़ाते भी हैं आप। वो पढ़ाने का शौक जो बचपन से था, आज भी वो खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, जो रचा बसा होता है तो वो मजा भी आता है उस काम में। बेसिक काम तो वहीं से, शुरुआत तो वहीं से हुई थी सर। बिल्कुल, वो अच्छा भी लगता है, और लगता है कि जो ज्ञान है थोड़ा बच्चों को अगर दे दिया जाए तो उससे कुछ घटता नहीं है। रायगढ़ पहुंचे तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी डकैती का भी सामना करना पड़ा। हाँ, वो एक अलग ही वाकया था कि सुबह सुबह खबर मिलती है कि एक्सिस बैंक के मुख्य शाखा में जो है डकैती हो गई। तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये 9:30 से 9:45 के बीच ये डकैती कैसे हो गई, और उसी हालत में गया तो देखा सचमुच जो है वो डकैती हो गई है। और शायद छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी डकैती 6 से 7 करोड़ के आसपास की डकैती थी, और उसको एक चैलेंज के रूप में लिया। और पुराने नेटवर्क जो आप जमीनी स्तर पे काम करते हैं, और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो होता है, उनके बेस पे उस पूरे ग्रुप को जो है हम लोगों ने, मेरी टीम ने मेरे द्वारा जो है उसको, और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में 13 घंटे के अंदर उनको रिकवर किया, और पूरे के पूरे माल मसरूके के साथ 8 आरोपी सहित उसको अरेस्ट किया गया था। तो ये बड़ी अचीवमेंट थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे सदानंद कुमार साहब, एसएसपी हैं फिलहाल बलौदा बाजार के। और देखिए, बहुत साफ किसी ने कहा है, जब सोना भी जब आग में लगातार तपता है तभी वो कुंदन बनता है। मतलब बहुत साफ है,
मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे, डेडिकेशन जब तक आपका नहीं रहेगा किसी भी काम को लेकर, तब तक आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। तो अवसरनामा में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।